स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेलीविजन इतिहास की सबसे डार्क, सबसे थ्रिलिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज हैनिबल का मुकम्मल और गहरा एनालिसिस। डॉक्टर हैनिबल लेक्टर की इस खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली दुनिया को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। आज का ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम सीजन 1 की शुरुआत से लेकर उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत तक की पूरी कहानी को बारीकी से समझेंगे। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सस्पेंस और क्राइम सिनेमा देखना पसंद है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप आने वाले बाकी के 2 पार्ट्स मिस ना कर सकें। तो चलिए अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं चेसापीक रिपर के उस खूनी कत्लखाने में, जहां से शुरू होती है सीजन 1 की ये खौफनाक दास्तान। एपिसोड 1 कहानी की शुरुआत FBI के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर विल ग्राहम से होती है, जिसके पास प्योर एम्पैथी की एक अनोखी और खौफनाक मानसिक क्षमता है। वो किसी भी क्राइम सीन को देखकर आंखें बंद करता है और खुद को कातिल की जगह इमेजिन करके ये हूबहू बता सकता है कि खून कैसे और किस मानसिकता के साथ किया गया। लेकिन इस गॉड गिफ्टेड पावर का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। दूसरों के खूनी और बीमार दिमाग को समझते समझते विल का अपना मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे अजीबोगरीब भ्रम हलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसके डर से वो FBI की फील्ड ड्यूटी छोड़कर एकेडमी में प्रोफेसर की शान जिंदगी जीने लगता है। तभी FBI के बिहेवियरल साइंस यूनिट के हेड जैक क्रॉफर्ड यूनिवर्सिटी आते हैं और विल से एक बेहद पेचीदा केस में मदद मांगते हैं, जहां अलग अलग कॉलेजों की 8 जवान लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी हैं। विल केस की फाइलों का गहराई से अध्ययन करता है और अपनी काबिलियत से ये भांप लेता है कि ये कोई मामूली किडनैपिंग नहीं है। कातिल बेहद शातिर है और उसने इन लड़कियों की लाशों को इस तरह गायब किया है ताकि वो अपनी असली और अंतिम पसंद की लड़की को दुनिया की नजरों से छुपा सके। वे दोनों आखिरी बार गायब हुई लड़की एलिस निकोल्स के घर पहुंचते हैं, जहां विल को एलिस की लाश उसके माँ बाप के बिस्तर पर बेहद शांत और सम्मानजनक स्थिति में लेटी हुई मिलती है, जिससे साफ होता है कि कातिल को अपने शिकार से एक अजीब सा जुड़ाव या पछतावा था। इस जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को लड़की के गले पर सींगों के निशान और शरीर में एंटलर वेलवेट नाम की दवा मिलती है, जिससे विल समझ जाता है कि कातिल ने उसे मारने के बाद उसकी आत्मा से माफी मांगने के लिए यह दवा दी थी। इसी बीच फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को पता चलता है कि एलिस का लिवर निकाला गया था, लेकिन कैंसर होने की वजह से कातिल ने उसे वापस शरीर में सिल दिया। यानी कातिल इंसानी अंगों को खाने वाला एक कैनिबल है। विल की नाजुक मेंटल हेल्थ को देखते हुए डॉक्टर अलाना ब्लूम जैक क्रॉफर्ड को चेतावनी देती हैं कि विल को इस दलदल में दोबारा न धकेला जाए। इसलिए जैक एक मशहूर और बेहद सोफिस्टिकेटेड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैनिबल लेक्टर को विल की मानसिक निगरानी के लिए नियुक्त करता है। जब विल और हैनिबल पहली बार मिलते हैं तो दोनों के बीच एक ठंडी और असहज करने वाली वाइब होती है, क्योंकि विल को हैनिबल द्वारा उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी दौरान एक और लड़की की लाश खुले मैदान में हिरण के सींगों पर टंगी मिलती है, जिसे देखकर विल तुरंत पहचान जाता है कि यह असली कातिल नहीं, बल्कि कोई बेहद घटिया और बेशर्म कॉपीकैट किलर है जो असली कातिल की नकल कर रहा है। और इस बार विक्टिम के फेफड़े लंग्स गायब हैं, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर अपने आलीशान किचन में बड़े मजे से पकाकर खा रहे होते हैं। अगली सुबह हैनिबल विल का भरोसा जीतने के लिए उसके घर शानदार ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचता है और दोनों मिलकर रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, जिससे उन्हें कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी गैरेट जैकब हॉब्स मिनेसोटा स्ट्राइक पर शक होता है। लेकिन हैनिबल चुपके से हॉब्स को फोन करके पहले ही अलर्ट कर देता है कि उन्हें पता चल गया है, वे आ रहे हैं। जिसके बाद हॉब्स पागल होकर अपनी पत्नी का गला काट देता है और अपनी बेटी एबिगेल हॉब्स को मारने ही वाला होता है कि तभी विल वहां पहुंचकर हॉब्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे ढेर कर देता है और मरते मरते हॉब्स विल की आंखों में देखकर कहता है, तुम समझ गए। एपिसोड 2। पहले एपिसोड के खूनी अंत के बाद विल ग्राहम के दिमाग पर गैरेट जैकब हॉब्स को गोली मारने का गहरा सदमा लगा है और वो लगातार इस बात से जूझ रहा है कि क्या उसने हॉब्स को सिर्फ एबिगेल को बचाने के लिए मारा या फिर उसे किसी की जान लेने में एक अंदरूनी मजा आया था। जैक क्रॉफर्ड और FBI की टीम को हॉब्स के पुराने कैबिन से कुछ खास सबूत नहीं मिलते, क्योंकि विल का मानना है कि हॉब्स अपने शिकार की इज्जत करता था और उनके शरीर के हर हिस्से को खा जाता था, इसलिए वहां कोई डेड बॉडी नहीं बची। इसी बीच एक बेहद चालाक और सनसनीखेज खबरें छापने वाली क्रिमिनल रिपोर्टर फ्रेडी लाउंस अपनी वेबसाइट टैटल क्राइम के लिए इस पूरे मामले में दखल देना शुरू कर देती है, जिससे FBI की जांच में मुश्किलें खड़ी होने लगती हैं। दूसरी तरफ जंगल में घूम रहे 3 लड़कों को जमीन से अजीबोगरीब मशरूम उगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वे करीब जाकर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। मशरूम्स के बीच से सड़ते हुए इंसानी हाथ बाहर निकल रहे होते हैं। FBI जब वहां पहुंचती है तो उन्हें जमीन के नीचे जिंदा दफनाए गए 9 लोगों के शरीर मिलते हैं,
जिन्हें एक साइकोपैथ कातिल ने मेडिकल ड्रिप इन्फ्यूजन पर रखा था ताकि वे मरे नहीं और उनकी शुगर रिच बॉडी का इस्तेमाल मशरूम उगाने के लिए एक खाद के रूप में किया जा सके। विल जब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम सीन को अपनी पावर से एनालाइज करने की कोशिश करता है तो उसे बार बार हॉब्स की लाश दिखाई देने लगती है, जिससे उसका मानसिक संतुलन और डगमगाने लगता है। विल डॉक्टर हैनिबल लैक्टर के पास जाकर अपनी इस मानसिक उथल पुथल को शेयर करता है, जहां हैनिबल बड़ी चालाकी से विल के दिमाग को टटोलता है और उसे यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि किसी को मारना भगवान जैसा महसूस कराता है, क्योंकि भगवान भी तो हर दिन लोगों को मारता है। विल जांच में यह पता लगाता है कि कातिल को मशरूम से एक अजीब सा आध्यात्मिक लगाव है। वो इंसानी दिमाग की नसों और मशरूम के जालों माइसेलियम को एक जैसा समझता है और मौत के बाद भी लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखना चाहता है। फ्रेडी लाउंज चुपके से थेरेपी रूम के बाहर आकर उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन हैनिबल उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और बेहद ठंडे डरावने लहजे में उसे रिकॉर्डिंग डिलीट करने पर मजबूर करता है, जिससे हैनिबल की क्रूरता का एक छोटा सा पहलू सामने आता है। एफबीआई को जल्द ही पता चलता है कि मारे गए सभी लोग गंभीर डायबिटीज के मरीज थे और कातिल कोई और नहीं बल्कि एल्डन स्टेमिट्स नाम का एक हैंडसम फार्मासिस्ट है, जो मरीजों की इंसुलिन दवा को बदलकर उन्हें कोमा में डाल देता था। जब जैक और विल फार्मासिस्ट के ठिकाने पर छापा मारते हैं तो वो पहले ही भाग चुका होता है, लेकिन फ्रेडी लाउंज विल की मेंटल हेल्थ और हॉब्स केस की पूरी हिस्ट्री अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देती है, जिससे स्टेमिट्स चौंक जाता है और वो फ्रेडी पर हमला करके एक पुलिस वाले की जान ले लेता है। स्टेमिट्स फ्रेडी से पूछता है कि ये विल ग्राहम कौन है जो मेरे पैटर्न को इतनी आसानी से समझ रहा है, और फिर वो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी हॉब्स की बेटी एबीगेल हॉब्स को अगवा करने पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसे भी जमीन में गाड़कर मशरूम बनाना चाहता है। विल एन मौके पर हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में स्टेमिट्स को ढूंढ निकालता है और उसके हाथ पर गोली मारकर एबीगेल को बचा लेता है। लेकिन एपिसोड के अंत में जब हैनिबल विल से कहता है कि तुम्हें हॉब्स को मारने में अच्छा लगा था, तो विल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि हैनिबल धीरे धीरे उसके अंदर के राक्षस को जगा रहा है। एपिसोड 3 तीसरे एपिसोड की शुरुआत गैरेट जैकब हॉब्स के एक पुराने फ्लैशबैक से होती है, जिसमें वो अपनी बेटी एबीगेल हॉब्स को जंगल में हिरन का शिकार करना और उसके शरीर के हर एक हिस्से की इज्जत करना सिखा रहा है। लेकिन तभी वो हिरन अचानक एक मरी हुई लड़की में बदल जाता है और एबीगेल की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुलती हैं। वो आखिरकार कोमा से बाहर आ चुकी है। डॉक्टर अलाना ब्लूम और एफबीआई की टीम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां एबीगेल को यह कड़वा सच बताया जाता है कि उसके पिता एक सीरियल किलर थे और उसकी मां की मौत हो चुकी है। लेकिन एबीगेल का रिएक्शन बेहद शांत और संदेहास्पद होता है, जिससे अलाना को शक होता है कि एबीगेल सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, बल्कि वो बातों को छुपाने और लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है। दूसरी तरफ विल ग्राहम अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है कि जिस कॉपीकैट किलर ने दूसरे एपिसोड में फेफड़े निकाले थे वो हॉब्स से भी ज्यादा बुद्धिमान और शातिर है, क्योंकि उसी ने हॉब्स को फोन करके आगाह किया था, जिसे सुनकर डॉक्टर हैनिबल लैक्टर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि वो फोन कॉल उसी ने किया था। फ्रेडी लाउंज एक बार फिर एबीगेल का इंटरव्यू लेने के लिए हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन विल और हैनिबल उसे वहां से भगा देते हैं। जब एबीगेल पहली बार अपने पिता के कातिल विल ग्राहम से मिलती है तो वो उससे कोई नफरत नहीं दिखाती, बल्कि उल्टा विल से एक ऐसा तीखा सवाल पूछ लेती है जिससे विल सन्न रह जाता है। जब तुम किसी का खून करते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? विल समझ जाता है कि एबीगेल के दिमाग में बहुत गहरे राज दफन है, और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो फ्रेडी लाउंज उसे धमकी देती है, जिसके जवाब में विल गुस्से में कहता है कि एक ऐसे इंसान से पंगा मत लो जो कातिलों की तरह सोचकर अपना पेट पालता है। एबीगेल अपनी आगे की जिंदगी शुरू करने के लिए अपने पुराने घर को बेचना चाहती है, इसलिए विल, हैनिबल और अलाना उसे उसके उस पुराने घर ले जाते हैं जहां उसके पिता ने कई मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतारा था। वहां निकोलस बॉयल नाम का एक गुस्साया हुआ लड़का पहुंच जाता है, जिसकी बहन को हॉब्स ने मारा था। वो एबीगेल पर चिल्लाता है कि तुम भी अपने बाप की तरह एक कातिल हो, लेकिन विल उसे वहां से खदेड़ देता है। घर के अंदर एबीगेल को अपने पिता की खौफनाक सच्चाई का पूरी तरह एहसास होता है कि उसका बाप लड़कियों को मारकर उनका मांस उन्हें ही खिलाता था, और तभी अचानक छत से खून की एक बूंद उसके हाथ पर गिरती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी सबसे पक्की सहेली मरीसा की लाश को उसी के घर में हिरण के सींगों पर टांग दिया गया था। यह साफ तौर पर उसी कॉपीकैट किलर हैनिबल का काम था, जो विल ग्राहम को चुनौती दे रहा था और एबीगेल पर से शक हटाना चाहता था। गहरे सदमे और डर में डूबी एबीगेल जब अपने कमरे के तकिए को फाड़ कर देखती है तो उसके अंदर से उन गायब लड़कियों के बाल मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि वो अपने पिता की मदद करती थी। इसी बीच निकोलस बॉयल अचानक उसके कमरे में ये सफाई देने आता है कि उसने मरीसा को नहीं मारा, लेकिन डरी हुई एबीगेल अपने बचाव में एक धारदार चाकू से निकोलस का पूरा गला चीर देती है। हैनिबल और अलाना जब कमरे में आते हैं तो हैनिबल बिना वक्त गंवाए अलाना का सिर दीवार पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और एबीगेल को दो रास्ते देता है। या तो पुलिस को सब सच बता दो लेकिन कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा, या फिर निकोलस की लाश को छुपाने में मेरी मदद लो।
हैनिबल पूरी कहानी पलट देता है और होश में आने के बाद अलाना और जैक को मैनिपुलेट करता है कि निकोलस ही मरीसा का कातिल था और वही अलाना पर हमला करके भाग गया है। एपिसोड के अंत में एबिगेल हैनिबल के घर जाकर उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मुझे पता है उस दिन मेरे पिता को फोन आपने ही किया था। और इसी के साथ दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और अटूट राज का रिश्ता बन जाता है। एपिसोड 4 चौथे एपिसोड की शुरुआत में विल ग्राहम की मानसिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो डॉक्टर हैनिबल लेक्टर के पास जाकर कबूल करता है कि अब वो सिर्फ कातिलों की तरह सोचता नहीं है, बल्कि सोते जागते उसे उनके खौफनाक विजुअल्स के हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। लेकिन हैनिबल बड़ी चालाकी से उसे दिलासा देता है कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि तुम्हारी एक अनोखी काबिलियत है। इसी दौरान एफबीआई के सामने टर्नर फैमिली के क्रूर कत्लेआम का एक नया और अजीब केस आता है, जहां एक ही घर के अंदर माँ बाप और उनके बच्चों को बेहद बेदर्दी से गोलियों से भून दिया गया है। जब विल ग्राहम क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक थे और कोई भी बाहरी जबरदस्ती के निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि घर का ही कोई बेहद करीबी सदस्य था। जब विल टर्नर फैमिली की पुरानी तस्वीरों को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस परिवार का बड़ा बेटा जैसी 1 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, लेकिन उसकी लाश इस क्राइम सीन पर नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गोलियां नीचे से ऊपर की तरफ चलाई गई हैं, यानी शूटर की हाइट कम थी। विल अपनी विजुअलाइजेशन पावर का इस्तेमाल करके जैक क्रॉफर्ड को एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि इस कत्लेआम में मां ने मरने से पहले अपने कातिल को पहचान लिया था और उसे कोई दर्द या गुस्सा नहीं था, बल्कि उसने एक मां के स्वभाव के तहत अपने कातिल को पूरी तरह माफ कर दिया था, जिसका साफ मतलब है कि गायब हुआ बेटा जेसी ही खुद वापस आया था और उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। जैक क्रॉफर्ड और विल को जल्द ही पता चलता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि कुछ महीनों पहले गायब हुआ एक और बच्चा कॉनर फ्रीज भी इसी तरह वापस आया था और उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था, लेकिन बाद में उसके बॉस ने उसे बेकार समझकर जिंदा जला दिया था। वास्तव में इन मासूम बच्चों का दिमाग कोई और नहीं बल्कि ईवा नाम की एक बेहद शातिर और साइकोपैथ औरत गंदी कर रही थी, जो सोशल वेलफेयर की आड़ में ऐसे बच्चों को अगवा करती थी जो अपने परिवार में अकेलापन महसूस करते हैं। वो इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार बना देती थी, जिससे बच्चे अपने असली माँ बाप से नफरत करने लगते थे और ईवा को ही अपनी असली माँ और अपने नए ग्रुप को अपना असली परिवार मानने लगते थे। विल ग्राहम इस केस को लेकर अंदर से बेहद भावुक और गुस्से में आ जाता है। वो हैनिबल के सामने रोते हुए कहता है कि इन बच्चों को द लॉस्ट बॉयज कहा जा रहा है और मुझे ये सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने खुद एबिगेल के बाप को मारकर उसे अनाथ कर दिया है। इसी बीच हैनिबल हॉब्स की बेटी एबिगेल से मिलने जाता है और उसका पूरा गार्जियन बनने का नाटक करता है, लेकिन वो एबिगेल को डिप्रेशन से बाहर निकालने के बहाने एक ऐसी चाय पिलाता है जो साइलोसाइबिन मैजिक मशरूम्स के खतरनाक नशे से बनी होती है। एबिगेल उस चाय को पीकर पूरी तरह होश खो बैठती है और उसे भयंकर भ्रम होने लगते हैं, जबकि हैनिबल उससे वादा लेता है कि ये हमारा एक और सीक्रेट रहेगा। एपिसोड के अंत में पुलिस को खबर मिलती है कि अगला गायब हुआ बच्चा क्रिस्टोफर अपने घर अपनी मां को मारने पहुंच गया है। विल और पुलिस वहां धावा बोलते हैं, लेकिन ईवा क्रिस्टोफर को भड़काती है कि चला दो गोली क्रिस्टोफर, अपने इस नए परिवार के लिए इसे खत्म कर दो, जिससे विल एक बेहद धर्म संकट की स्थिति में खड़ा हो जाता है। एपिसोड 5 पांचवें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां क्रिस्टोफर विल पर गन ताने खड़ा है और ईवा उसे गोली चलाने के लिए उकसा रही है, लेकिन तभी झाड़ियों में छुपी एफबीआई ऑफिसर कैट्स सही वक्त पर गोली चलाकर ईवा को ढेर कर देती है और क्रिस्टोफर को बचा लिया जाता है। जैक क्रॉफर्ड जब क्रिस्टोफर को गाड़ी में बिठाकर समझाने की कोशिश करता है तो वो बच्चा उल्टा जैक को एक ऐसा गहरा जख्म दे देता है जो उसके दिल पर लग जाता है। क्रिस्टोफर कहता है कि आप मेरी बात कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपका अपना कोई बच्चा नहीं है। ये बात जैक को अंदर तक झकझोर देती है क्योंकि वो अपनी निजी जिंदगी में एक बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर अलाना ब्लूम को जब पता चलता है कि हैनिबल लेक्टर बिना किसी को बताए एबिगेल को हॉस्पिटल से बाहर ले गया था और उसे कोई नशीली दवा दी थी, तो वो हैनिबल पर बुरी तरह भड़क जाती है। हैनिबल हमेशा की तरह अपनी सोफिस्टिकेटेड और मासूम आवाज में अलाना से माफी मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ एबिगेल को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहता था। रात को जब हैनिबल, अलाना और एबिगेल डिनर टेबल पर बैठते हैं तो एबिगेल नशे में इतनी धुत होती है कि उसे टेबल पर परोसे गए मीट को देखकर ये हेलुसिनेशन होने लगता है कि ये उन्हीं लड़कियों का मांस है जिन्हें उसके पिता ने मारा था, लेकिन हैनिबल अपनी सम्मोहक बातों से उसे शांत कर देता है। इसी बीच जैक की पत्नी बेला क्रॉफर्ड डॉक्टर हैनिबल लेक्टर को अपना थेरेपिस्ट चुनती है क्योंकि उसे स्टेज 4 का फेफड़ों का कैंसर है और वो ये बात अपने पति जैक से छुपाना चाहती है।
और हैनिबल यहाँ भी एक मूक मैनिपुलेटर की तरह सबकी कमजोरियों का फायदा उठाने की बिसात बिछाने लगता है। कहानी में असली थ्रिल तब आता है जब शहर में एक नया और बेहद खौफनाक सीरियल किलर सामने आता है, जो लोगों को मारकर उनके होटलों या घरों में उनकी पीठ की खाल को इस तरह चीर देता है जैसे कि वे एंजल विंग्स देवदूत के पंख हों, और उन्हें छत से इस तरह लटका देता है जैसे वे ऊपर पहरा दे रहे फरिश्ते हों। जब विल ग्राहम इस भयानक क्राइम सीन पर पहुंचता है तो उसकी खुद की मानसिक स्थिति पूरी तरह चरमरा जाती है। उसे गहरी नींद में चलने स्लीप वॉकिंग की बीमारी हो जाती है और वो रातों को खुद को नंगे पैर सड़कों पर भटकता हुआ पाता है। विल इस कातिल, जिसका नाम एल्ड्रन है और वो खुद कैंसर से मर रहा है, के दिमाग को एनालाइज करते हुए कहता है कि ये कातिल भगवान से बहुत डरता है। वो मरने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इंसानों को फरिश्तों में बदल रहा है ताकि वे सोते समय उसकी आत्मा की रखवाली कर सकें। विल को इस केस के दौरान महसूस होता है कि दूसरों के खूनी दिमाग में घुसते घुसते उसके अपने अंदर का राक्षस बड़ा हो रहा है, और वो डर के मारे हैनिबल के पास जाकर रोने लगता है, जहां हैनिबल उसे गले लगाता है। लेकिन असल में वो विल की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठा रहा है। आखिरकार पुलिस उस एंजल मेकर के ठिकाने तक पहुंचती है, लेकिन पकड़े जाने से ठीक पहले वो खुद की पीठ की खाल को भी पंखों की तरह काटकर छत से लटक जाता है और आत्महत्या कर लेता है। एपिसोड के अंत में हम हैनिबल को देखते हैं, जो बड़ी चालाकी से जैक, बेला, विल और एबीगेल के दिमाग के धागों को एक कठपुतली की तरह नियंत्रित कर रहा है और कानून की नाक के नीचे बैठकर इंसानी अंगों का लुत्फ उठा रहा है। एपिसोड 6 छठे एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि यहाँ चेसापीक रिपर नाम के उस लेजेंडरी सीरियल किलर का जिक्र आता है, जिसने सालों पहले जैक क्रॉफर्ड की सबसे होनहार ट्रेनी ऑफिसर मिरियम लास को बेरहमी से मार डाला था और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। वर्तमान में बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इंसेन के अंदर बंद डॉक्टर एबल गिडियन नाम का एक साइकोपैथ कैदी एक नर्स की आंख में चाकू मारकर उसकी बेहद क्रूर हत्या कर देता है। हॉस्पिटल का घमंडी डायरेक्टर डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन तुरंत जैक क्रॉफर्ड को बुलाता है और दावा करता है कि एबल गिडियन की हत्या करने का स्टाइल हूबहू चेसापीक रिपर जैसा है, जिसका मतलब है कि सालों से जिस रिपर को पुलिस ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि गिडियन ही है। जैक क्रॉफर्ड अपने पुराने जख्मों और मिरियम लास की मौत के गम में अंधा होकर चिल्टन की बात पर यकीन करने लगता है। लेकिन जब विल ग्राहम को उस नर्स के मर्डर सीन पर लाया जाता है तो विल अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत चिल्टन के दावे को खारिज कर देता है। विल कहता है कि यह मर्डर बहुत ज्यादा हिंसक और बिखरा हुआ है, जबकि असली चेसापीक रिपर एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और साफ सुथरा कातिल है जो अपने शिकार के अंगों को सर्जरी की तरह निकालता है। गिडियन सिर्फ रिपर की पुरानी खबरों को पढ़कर उसकी नकल कर रहा है ताकि वो जेल के अंदर मशहूर हो सके। इसी दौरान डॉक्टर हैनिबल लैक्टर को डॉक्टर चिल्टन के यहाँ एक शानदार डिनर पर बुलाया जाता है, जहां हैनिबल बड़े सलीके से चिल्टन की अक्लमंदी का मजाक उड़ाता है, क्योंकि हैनिबल खुद ही असली चेसापीक रिपर है और उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा है कि कोई दूसरा मामूली कातिल उसका क्रेडिट चुराने की कोशिश कर रहा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सालों पहले मिरियम लास ने जांच करते हुए डॉक्टर हैनिबल के मेडिकल रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ी पकड़ी थी, और जब वो हैनिबल के ऑफिस में उसकी बनाई हुई स्केच पेंटिंग्स देख रही थीं तो हैनिबल ने दबे पांव पीछे से आकर उसका गला घोंट दिया था और उसे गायब कर दिया था। वर्तमान में असली रिपर हैनिबल एफबीआई को चुनौती देने के लिए एक नया मर्डर करता है और जैक क्रॉफर्ड को एक गुमनाम फोन कॉल आती है, जिसमें मिरियम लास की वही पुरानी रिकॉर्ड की गई आवाज़ सुनाई देती है जो उसने अपनी मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड की थी। इसके तुरंत बाद एफबीआई को एक सुनसान वेधशाला ऑब्जर्वेटरी में मिरियम लास का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसके हाथ में मिरियम का वही पुराना फोन होता है। जैक क्रॉफर्ड ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है कि उसकी पसंदीदा स्टूडेंट का ये हाल हुआ है, जबकि विल ग्राहम समझ जाता है कि असली रिपर अभी भी बाहर खुला घूम रहा है और वो एफबीआई के साथ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। एपिसोड के अंत में हैनिबल अपने घर के एक गुप्त और अंधेरे बेसमेंट में जाता है, जिससे ये सस्पेंस और गहरा हो जाता है कि मिरियम लास के साथ वास्तव में क्या हुआ था और हैनिबल का अगला शिकार कौन होने वाला है। एपिसोड 7वें एपिसोड की शुरुआत एक बेहद कलात्मक और डरावने विजुअल से होती है, जहां डॉक्टर हैनिबल लैक्टर एक ओपेरा थिएटर में बैठकर एक सोप्रानो सिंगर की खूबसूरत आवाज का आनंद ले रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। ये दिखाता है कि हैनिबल क्रूर होने के साथ साथ कला और संगीत का कितना बड़ा पारखी है। इसी दौरान शहर में एक नया केस सामने आता है, जहां एक होटल के बाथटब में एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके शरीर से किडनी को बेहद प्रोफेशनल सर्जिकल तरीके से निकाल लिया गया है। जैक क्रॉफर्ड को लगता है कि चेसापीक रिपर दोबारा एक्टिव हो गया है और वो अपनी पुरानी स्टाइल में अंगों की तस्करी कर रहा है। लेकिन विल ग्राहम जब इस क्राइम सीन को एनालाइज करता है तो वो जैक से असहमत होता है। विल कहता है कि यह काम रिपर का नहीं है, क्योंकि रिपर जब भी किसी का अंग निकालता है तो वो उसे एक पुरस्कार या थिएटर की तरह दिखाता है, जबकि ये मर्डर पूरी तरह से एक कमर्शियल और जल्दबाजी में की गई मेडिकल सर्जरी जैसा लगता है। कातिल अंगों को खाने के लिए नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए निकाल रहा है।
विल की मानसिक हालत इस दौरान लगातार गिर रही है। उसे नींद में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो हैनिबल को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके दिमाग की दीवारों को अंदर से खुरच रहा है। लेकिन हैनिबल हमेशा की तरह उसके इस डर को अपनी बातों से दबा देता है। वास्तव में डॉक्टर हैनिबल लैक्टर को जल्द ही अपने घर पर एक बहुत बड़ी और आलिशान डिनर पार्टी होस्ट करनी है, जिसके लिए उसे अपने खास मेहमानों को परोसने के लिए ताज़ा और बेहतरीन मीट की ज़रूरत है। हैनिबल अपने क्लिनिक के उन मरीजों और बदतमीज लोगों की एक लिस्ट रोलोडेक्स निकालता है जिन्होंने कभी न कभी उसके साथ या समाज में दुर्व्यवहार किया था, और वो खुद एक शिकारी की तरह रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। वो एक के बाद एक कई लोगों का बेहद बेरहमी और सफाई से कत्ल करता है और उनके दिल, लिवर, किडनी और फेफड़े निकालकर अपने फ्रीजर में जमा करने लगता है। इसी बीच एफबीआई उस ब्लैक मार्केट वाले कातिल को पकड़ लेती है जो एम्बुलेंस के अंदर लोगों के अंग निकाल रहा था, जिससे जैक क्रॉफर्ड को राहत मिलती है। लेकिन विल ग्राहम को एहसास होता है कि असली रिपर हैनिबल ने इस अवैध अंग तस्कर की आड़ में अपने खुद के कई खूनी कांड छुपा लिए हैं। एपिसोड के सबसे बेहतरीन और खौफनाक सीन में हैनिबल की आलिशान डिनर पार्टी दिखाई जाती है, जहां जैक क्रॉफर्ड, अलाना ब्लूम और शहर के कई बड़े रईस मेहमान बड़े चाव से वो खाना खा रहे होते हैं जो हैनिबल ने खुद पकाया है। मेहमान मीट की तारीफ करते नहीं थकते और पूछते हैं कि ये कौन सा मीट है डॉक्टर, जिस पर हैनिबल एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये कुछ बेहद खास है जो आपको दोबारा कभी चखने को नहीं मिलेगा। दर्शक जानते हैं कि हैनिबल ने उन मासूम लोगों के अंगों को ही कबाब और शानदार डिशेज में बदलकर अपने दोस्तों को परोस दिया है। एपिसोड 8वें एपिसोड में डॉक्टर हैनिबल लैक्टर का सामना एक ऐसे शख्स से होता है जो उसी की तरह एक छुपा हुआ साइकोपैथ किलर है, जिससे हैनिबल की खुद की जिंदगी और सीक्रेट्स खतरे में पड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक म्यूजिक शॉप से होती है, जहां एक संगीतकार टोबीज बज सेलो सेलो नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार बनाने के लिए बिल्ली की आंतों की जगह इंसानी आंतों का इस्तेमाल करता है। टोबीज एक ओपेरा सिंगर की हत्या कर देता है और उसकी लाश को एक सुनसान थिएटर के स्टेज पर इस तरह सजाता है कि सेलो की गर्दन को उस मरे हुए आदमी के खुले गले के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि जब हवा चले तो उसके शरीर से संगीत की आवाज़ निकले। जब विल ग्राहम और जैक क्रॉफर्ड इस खौफनाक और कलात्मक मर्डर सीन पर पहुंचते हैं, तो विल अपनी पावर से समझ जाता है कि ये कातिल संगीत का दीवाना है और वो किसी को अपनी इस भयानक कला के जरिए एक संदेश या प्यार का इजहार भेजना चाहता है। विल जब इस केस की जांच के सिलसिले में टोबीज बज से मिलता है, तो उसे टोबीज के घर के बेसमेंट से अजीब सी गंध और आवाज़ें आती हैं, जिससे विल का दिमाग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुद की मानसिक बीमारी के कारण उसे ये आवाज़ें आ रही हैं। ट्विस्ट तब आता है जब टोबीज बज असल में डॉक्टर हैनिबल लैक्टर का ही एक मरीज फ्रैंकलिन फ्रॉइडेवॉक्स का दोस्त निकलता है। टोबिस को हैनिबल के सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर और उसकी बातों से यह अंदाजा हो जाता है कि हैनिबल भी उसी की तरह एक सीरियल किलर चेसापीक रिपर है। टोबिस हैनिबल के ऑफिस आता है और खुलकर कबूल करता है कि उसने ओपेरा सिंगर को मारा है। वो हैनिबल के सामने एक फ्रेंडशिप प्रपोजल रखता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हमें दोस्त बन जाना चाहिए। लेकिन हैनिबल, जो खुद को एक भगवान और बेहद ऊंचे दर्जे का इंसान समझता है, टोबिस जैसे बिखरे हुए और मामूली कातिल को अपना दोस्त मानने से साफ इनकार कर देता है। जब हैनिबल को पता चलता है कि विल ग्राहम टोबीज की जांच करते हुए उसके घर पहुंच रहा है, तो हैनिबल टोबीज को रास्ते से हटाने का फैसला करता है ताकि उसका खुद का राज सुरक्षित रहे। टोबीज अपने घर पर 2 पुलिस वालों को मार डालता है और विल पर भी हमला करता है, लेकिन विल किसी तरह वहां से बच निकलता है। इसके बाद टोबीज सीधे हैनिबल के ऑफिस पहुंचता है, जहां दोनों के बीच एक बेहद हिंसक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सीन होती है। हैनिबल अपनी फुर्ती और क्रूरता का इस्तेमाल करके एक भारी विंटेज मूर्ति से टोबीज का सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार देता है। जब जैक और विल वहां पहुंचते हैं, तो हैनिबल नाटक करता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में किया। एपिसोड के अंत में हैनिबल अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर बेडेलिया डू मॉरियर के पास जाता है और कबूल करता है कि वो विल ग्राहम को अपना एक सच्चा दोस्त और हमसफर मानता है, लेकिन वो उसे अपने ही जाल में फंसा रहा है। एपिसोड 9वें एपिसोड की शुरुआत एक बेहद ही खौफनाक और विस्मयकारी विजुअल के साथ होती है, जहां एक समुद्र तट के किनारे बीच पर इंसानी लाशों का एक बहुत बड़ा टोटम पोल बना हुआ मिलता है। एक के ऊपर एक कुल 17 इंसानी लाशों को बेहद कंक्रीट और लोहे के सरियों के सहारे एक ऊंचे खंभे की तरह खड़ा किया गया था, जिसमें सबसे पुरानी लाश लगभग 40 साल पुरानी थी और सबसे नई लाश कुछ ही घंटों पुरानी थी। जब विल ग्राहम इस दिल दहला देने वाले सीन पर पहुंचता है, तो उसे एक भयंकर मानसिक दौरा डिसएसोसिएशन पड़ता है। वो टाइम और स्पेस को भूल जाता है और अचानक खुद को उस टोटम पोल के सामने कुल्हाड़ी हाथ में लिए खड़ा पाता है, जैसे कि वो मर्डर खुद उसी ने किया हो। जब वो होश में आता है, तो वो जैक क्रॉफर्ड को बताता है कि ये काम किसी एक आदमी की पूरी जिंदगी की रीएक्टमेंट है।
कातिल एक बूढ़ा आदमी है जिसने अपने जीवन में किए गए हर एक खून को इस खंभे में एक मेडल की तरह सजाया है। और सबसे ऊपर जो नई लाश है वो खुद कातिल का बेटा है जिसने अपने पिता के राज को जान लिया था। एफबीआई जांच करके उस बूढ़े कातिल लॉरेंस वेल्स को पकड़ लेती है, जो कबूल करता है कि उसने ये सब अपनी विरासत को अमर बनाने के लिए किया था। लेकिन विल उसे एक कड़वा सच बताता है कि जिस सबसे ऊपर वाली लाश को तुम अपने बेटे की समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी पत्नी के नाजायज अफेयर से पैदा हुआ बच्चा था। यानी तुमने खुद अपने ही हाथों अपनी विरासत को खत्म कर दिया। इसी दौरान गैरेट जैकब हॉब्स की बेटी एबीगेल हॉब्स अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखने का फैसला करती है, जिसके लिए वो फ्रेडी लाउंज की मदद लेती है। जैक क्रॉफर्ड को अभी भी पूरा यकीन है कि एबीगेल अपने पिता के उन मर्डर्स में बराबर की हिस्सेदार थी और वो लड़कियों को फंसाने के लिए एक चारे बेट का इस्तेमाल करती थी। जैक विल ग्राहम और हैनिबल के सामने एबीगेल का कड़ा इम्तिहान लेता है और निकोलस बॉयल की लाश के बारे में पूछताछ करता है, जिसका खून एबीगेल ने तीसरे एपिसोड में किया था। एबीगेल अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और वो हैनिबल के पास जाकर रोने लगती है, क्योंकि हैनिबल ही अकेला इंसान है जो उसका असली राज जानता है। इसी बीच निकोलस बॉयल की लाश जंगल से बरामद हो जाती है, जिसे खुद हैनिबल ने खोदकर बाहर निकाला था ताकि वो जैक का ध्यान एबीगेल पर ला सके और विल के दिमाग के साथ खेल सके। जब विल ग्राहम निकोलस की लाश का मुआयना करता है तो उसे अचानक एक बहुत बड़ा और खौफनाक सच समझ में आता है। वो पहचान जाता है कि निकोलस को किसी और ने नहीं बल्कि खुद एबीगेल हॉब्स ने मारा था और डॉक्टर हैनिबल लैक्टर ने उस मर्डर को छुपाने में उसकी मदद की थी। विल गुस्से और हैरानी में हैनिबल के पास जाता है, लेकिन हैनिबल बड़ी ही चालाकी और इमोशनल मैनिपुलेशन से विल को शांत कर देता है। वो कहता है कि हम दोनों एबीगेल के माता पिता जैसे हैं, अगर ये राज बाहर आया तो बेचारी बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाएगी। विल एबीगेल की हमदर्दी में बहकर उस खौफनाक राज को छुपाने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ विल अनजाने में हैनिबल के उस क्रिमिनल सर्कल का हिस्सा बन जाता है जिससे वो बचना चाहता था। एपिसोड 10वें एपिसोड में विल ग्राहम की मानसिक स्थिति पूरी तरह से पागलपन के कगार पर पहुंच जाती है। उसे एन्सेफेलाइटिस दिमाग की गंभीर सूजन नाम की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उसका आधा दिमाग सचमुच जल रहा है और उसे भयंकर बुखार, मतिभ्रम और टाइम लूप्स महसूस हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हैनिबल लैक्टर, जो विल का डॉक्टर भी है, जानबूझकर इस बीमारी को विल से छुपाता है और न्यूरोलॉजिस्ट से झूठ बोलने को कहता है, ताकि वो देखना चाहता कि एक जलते हुए और बीमार दिमाग के साथ विल की प्योर एम्पैथी की पावर कैसे रिएक्ट करती है। इसी बीच शहर में एक नया और बेहद डरावना केस आता है, जहां एक लड़की बेथ लेव्यू अपने ही घर में मृत पाई जाती है और उसके चेहरे के दोनों कोनों को कान तक चीरकर एक डरावनी मुस्कान ग्लासगो स्माइल दी गई होती है। जब विल ग्राहम इस क्राइम सीन पर पहुंचता है तो उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसे एक बहुत बड़ा हेलुसिनेशन होता है जहां उसे लगता है कि पूरा कमरा खून से भर गया है और वो खुद उस लड़की का चेहरा चीर रहा है। जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो अनजाने में पूरे क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर चुका है, जिससे जैक क्रॉफर्ड का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। विल हैनिबल के कहने पर एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट देता है जिसमें उसे एक घड़ी का चित्र बनाने को कहा जाता है, लेकिन दिमाग की सूजन के कारण विल उस घड़ी के सारे नंबर्स को सिर्फ एक ही तरफ बिखेर देता है, जो साफ तौर पर दिमागी डैमेज का लक्षण है। पर हैनिबल उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारे सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं और ये सिर्फ तुम्हारा मानसिक तनाव है। विल अपनी बची कुची समझदारी का इस्तेमाल करके बेथ लेव्यू के कातिल को ढूंढने निकलता है और समझ जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि जॉर्जिया मैडचेन नाम की एक मानसिक रूप से बीमार लड़की है जो कॉटार्ड सिंड्रोम से पीड़ित है। इस बीमारी में मरीज को लगता है कि वो खुद मर चुका है और उसका शरीर सड़ रहा है, इसलिए वो दूसरों के चेहरों की खाल को नोचती है ताकि वो खुद को जिंदा महसूस कर सके। वो लोगों के चेहरे इसलिए चीरती है क्योंकि उसे इंसानों के चेहरे पर सिर्फ मास्क दिखाई देते हैं। विल जब जॉर्जिया के पुराने ठिकाने पर पहुंचता है तो जॉर्जिया अंधेरे से निकलकर विल पर हमला कर देती है, लेकिन विल उसके हिंसक रूप से डरने की बजाय उसके गहरे दर्द को समझता है। विल बेहद शांत और हमदर्दी भरी आवाज में जॉर्जिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मरी नहीं हो जॉर्जिया, तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें देख सकता हूं। ये सुनकर जॉर्जिया पूरी तरह शांत हो जाती है और रोने लगती है। जॉर्जिया को इलाज के लिए मेडिकल सेंटर भेजा जाता है, लेकिन एपिसोड के अंत में जब जॉर्जिया डॉक्टर हैनिबल लैक्टर को देखती है तो वो धुंधली यादों में पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जो पहले भी कई क्राइम सीन्स पर मौजूद था, जिससे हैनिबल के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। एपिसोड 11वें एपिसोड में डॉक्टर एबल गिडियन, जो छठे एपिसोड में नकली चेसापीक रिपर बना था, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल से एक कैदी वैन को ब्लास्ट करके फरार हो जाता है। गिडियन का दिमाग अब पूरी तरह से सटक चुका है क्योंकि डॉक्टर चिल्टन के गलत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की वजह से उसे सचमुच ये लगने लगा है कि वही चेसापीक रिपर है। गिडियन उन सभी साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टरों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देता है जिन्होंने कभी उसका इलाज किया था, और वो उनकी लाशों के अंगों को रिपर की स्टाइल में निकालकर पेड़ की टहनियों पर सजाने लगता है।
गिडियन का असली मकसद डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन को पकड़ना और असली चेसापीक रिपर को सामने आने के लिए मजबूर करना है। इसी बीच विल ग्राहम की दिमागी बीमारी एंसेफेलाइटिस इतनी बढ़ चुकी है कि उसे लगातार कमरे की दीवारों से पानी बहता हुआ और पिघलता हुआ दिखाई देता है और उसका बुखार 105 ता F तक पहुंच जाता है। लेकिन हैनिबल लैक्टर अभी भी उसे कोई दवा नहीं देता और जैक क्रॉफर्ड से विल की इस हालत को छुपाए रखता है। गिडियन डॉक्टर चिल्टन को अगवा कर लेता है और उसे उसी सुनसान वेधशाला ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है जहां मिरियम लास का हाथ मिला था। गिडियन चिल्टन को एक सर्जिकल टेबल पर बांध देता है और बिना एनेस्थीसिया के उसके पेट को चीर कर उसके अंदरूनी अंगों ऑर्गन्स को जिंदा ही बाहर निकालना शुरू कर देता है ताकि वो असली रिपर को अपनी कला दिखा सके। विल ग्राहम अपनी भयानक दिमागी हालत के बावजूद गिडियन के पैटर्न को ट्रैक करता है और उस वेधशाला तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही विल को एक बहुत बड़ा दौरा पड़ता है। उसे गिडियन की जगह गैरेट जैकब हॉब्स का चेहरा दिखाई देने लगता है। विल पूरी तरह होश खो बैठता है और गिडियन को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा डॉक्टर हैनिबल लैक्टर के घर ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हैनिबल ही उसे इस नरक से बचा सकता है। हैनिबल यहाँ एक बेहद शातिर चाल खेलता है। जब विल को फिर से भ्रम होता है और वो बेहोश होने की कगार पर होता है, तो हैनिबल चुपके से गिडियन को भड़का देता है कि वो अलाना ब्लूम के घर जाकर उसे मार डाले। विल जब होश में आता है तो वो पागलों की तरह अलाना के घर की तरफ भागता है और वहां बर्फीली रात में गिडियन को अलाना पर हमला करने से ठीक पहले ढूंढ निकालता है। विल बिना सोचे समझे गिडियन पर गोलियां चला देता है, जिससे गिडियन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एपिसोड के अंत में विल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां जैक क्रॉफर्ड को पहली बार ये शक होना शुरू होता है कि विल अब FBI के लिए नहीं बल्कि खुद अपने ही विनाश की तरफ बढ़ रहा है और वो पूरी तरह अनकंट्रोलेबल हो चुका है। एपिसोड 12वें एपिसोड में कहानी सीजन के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां जॉर्जिया मैटचेन 10वें एपिसोड की बीमार लड़की हॉस्पिटल के एक स्पेशल हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर बंद है। वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी और विल ग्राहम को कुछ ऐसे सुराग देने वाली थी जिससे असली रिपर का पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन डॉक्टर हैनिबल लैक्टर अपने राज को छुपाने के लिए हॉस्पिटल में घुसता है और जॉर्जिया के चैम्बर के अंदर चुपके से एक प्लास्टिक की कंघी छोड़ देता है, जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिजली की चिंगारी पैदा होती है और उस प्योर ऑक्सीजन से भरे चैम्बर में एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जॉर्जिया जिंदा जलकर मर जाती है। विल ग्राहम जब अपनी बीमारी के बिस्तर से उठकर इस मर्डर सीन पर पहुंचता है तो वो जॉर्जिया की मौत से पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में चिल्लाता है कि ये काम उसी कॉपीकैट किलर और चेसापीक रिपर का है जो लगातार मेरे आसपास मंडरा रहा है और मेरे करीब आने वाले हर इंसान को मार रहा है। विल का बुखार और दिमागी सूजन इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब अपनों और परायों में फर्क नहीं कर पा रहा है। इसी बीच FBI की फॉरेंसिक टीम को निकोलस बॉयल के नाखूनों से कुछ ऐसे टिश्यूज और सबूत मिलते हैं जो सीधे एबिगेल हॉब्स की तरफ इशारा करते हैं। जैक क्रॉफर्ड को अब पक्का यकीन हो जाता है कि एबिगेल अपने पिता की हर एक क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थी और उसने खुद निकोलस बॉयल का खून किया है। विल ग्राहम एबिगेल को जैक की गिरफ्त से बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल से भगाकर सीधा मिनेसोटा के उस पुराने केबिन में ले जाता है जहां गैरेट जैकब हॉब्स लड़कियों को मारता था। वहां पहुंचकर विल को एक भयानक सच का एहसास होता है। उसे हॉब्स के केबिन के अंदर की नसों और दीवारों को देखकर यह समझ में आने लगता है कि हॉब्स अकेले काम नहीं कर रहा था, बल्कि कोई और बहुत बड़ा शैतान हैनिबल इस पूरे खेल के पीछे था। विल को गहरा दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो एबिगेल वहां से गायब होती है। असल में